ओके। एक तो माशाल्लाह से आप लोग वीकेंड गुजार के आए हैं, तो आई नो यू गाइस आर माशाल्लाह से मोर एनर्जेटिक और पैशनेट सीखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाह रहा हूँ लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। अभी ये मेरा आपको चैट जीपीटी वाला नजर आ रहा है स्क्रीन? जरा मुझे आप बताइएगा। हाँ बिल्कुल सर। चैट जीपीटी। ओके 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 ओके। तो मैं जरा इसको प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ। व्हाट आर वर्क रिमोट वर्किंग, स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा आप लोग, तो मैं जल्दी में लिख रहा हूँ डिजिटल, ठीक है। ओके। अभी मुझे कोई पढ़ के बता सकता है कि मैंने लिखा व्हाट आर रिमोट वर्किंग पॉलिसी फॉर द डिजिटेक, ठीक है। तो इसने क्या जवाब दिया? कोई ये इसको इसके रिप्लाई को पढ़ सकता है कोई? आई एनीवन? थिंक इट स्टार्ट हेलुसिनेट कर रहा है सर ये। ओके। इसने क्या जवाब दिया? कैन यू क्लैरिफाई विच डिजिटेक यू मीन? देयर आर द सेवरल कंपनीज विद अ सिमिलर नेम, डिजिटेक सिस्टम, डिजिटेक आउटसोर्सिंग, डिजिटेक सॉल्यूशंस, देयर रिमोट वर्क पॉलिसीज, ठीक है। अब मैं इससे पूछता हूँ, हाउ डू यू एक्सप्लेन रिमोट वर्क? ओके। तो मैंने अभी से दूसरी प्रॉब्लम में पूछा, हाउ डू यू एक्सप्लेन रिमोट वर्क? तो इसने बताया रिमोट वर्क मीन्स यू परफॉर्म योर जॉब फ्रॉम अ लोकेशन अदर देन द कंपनी फिजिकल ऑफिस। तो व्हाट यू गाइस हैव एक्सपीरियंस कि मैंने एक एक कंपनी का पूछा कि व्हाट आर द रिमोट वर्किंग पॉलिसीज फॉर द डिजिटेक, स्पेसिफिक क्वेश्चन था अबाउट द कंपनी। तो उसने मुझे जवाब दिया कि कैन यू क्लैरिफाई, मतलब उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। देन अगेन आई हैव गिवन द सेम प्रॉम्प्ट लाइक के रिमोट वर्क क्या है मुझे उसे बताओ, तो उसने मुझे बड़े अच्छे तरीके से बता दिया, सिंपल डेफिनेशन रिमोट वर्क क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स क्या है, बेनिफिट एंड चैलेंजेस। तो एनीवन इन द फ्रॉम द इन द क्लास कोई मुझे बता सकता है कि अभी आपने एक्सपीरियंस क्या किए इन दो प्रॉम्प्ट से? और मेक श्योर अपने माइक्स आप अनम्यूट करें, सो वी कैन हैव इंटरेक्टिव सेशन इंशाल्लाह। जी एनीवन? सर उसके अंदर मतलब आपने ना तो उसकी ये बताया था, मतलब उसकी कॉन्स्टेंट्स नहीं दिए थे। ठीक है, गुड, वेरी गुड। इसके अंदर आपने एक्सप्लेन की है, हर चीज क्लियर की है। ओके गुड, ठीक है ठीक है। अदर देन मैम सना, सर अदर देन मैम सना। आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। सर यहाँ बेसिकली आप हम जो है वो एलएलएम से चैट जीपीटी बेसिकली उससे हम जो है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि हमने उसको नहीं दी। तो वो एग्जैक्टली एक स्टार्ट हेलुसिनेटिंग मींस इफ एग्जैक्टली। आई वांट के एलएलएम के पास मेरी इंफॉर्मेशन हो और वो उसके अंदर से रिस्पॉन्स कर सके तो हम यहाँ पर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन का कॉन्सेप्ट होता है उसको यूज करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट मुनीब। अच्छा, अब हुआ क्या दोनों केसेस में ना, मेरे जो एआई था उसने मुझे रिप्लाई तो किया, ठीक है, बट उसने मुझे स्पेसिफिकली बताया अबाउट द रिमोट वर्क, बट उसने ये नहीं बताया कि रिमोट वर्क की जो पॉलिसीज हैं एट द डिजिटेक सिस्टम या डिजिटेक सॉल्यूशन या जो भी एग्जांपल है उसके बारे में उसे नहीं पता, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज आप एग्जांपल करते हैं, एक सिंपल सी एग्जांपल दी, अब आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, काफी टाइम हो गया आपको, अब आप उससे पॉलिसीज का पूछते हैं, उस कंपनी के कॉन्टेक्ट्स क्या हैं, उस कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट क्या है, तो आपका असिस्टेंट उसको एआई असिस्टेंट उसे जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। तो दैट इज द प्रॉब्लम जो अब इंशाल्लाह हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर मैं बात करता हूं, दोबारा से थोड़ी सी मैं रिपीट कर रहा हूं, आप समझिएगा। 2017-18 की बात करता हूँ, ठीक है, बैक टू 7 to 6 year 8 years, ठीक है। तो उस वक्त क्या था, एआई वाज वेरी सिंपल, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ गूगल ट्रांसलेट या वर्ड कंप्लीशन वाला काम था, जब आप एक वर्ड कंप्लीट करते थे, ठीक है। तो वी हैव स्टडीड
कि क्या प्रॉब्लम्स थे। बट व्हेन ट्रांसफॉर्मर गेम्स, ठीक है, 2020 में 19 17 18 के बाद, ठीक है, तो पहली बार एक ऐसा एआई सिस्टम आया था ना जो नेचुरली बात कर सकता था, वो मुझसे कम्युनिकेट कर सकता था। तो व्हेन यू गाइस हैव एक्सपीरियंस इन बैक इन 2022, जब चीप चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, तो यू हैव नोटिस कि उसके एक हफ्ते में इवन दैट 10 लाख यूजर्स बढ़ चुके थे, ठीक है। बट लोगों में, या एज अ स्टूडेंट, एज अ रिसर्चर या इंजीनियर्स, उस बारे में पढ़ना चाहते थे, ठीक है, देख रहे थे कि है क्या। तो एनी वन फ्रॉम द क्लास मुझे बताया कि वट वॉज योर एक्सपीरियंस कि जब आपने चैट जीपीटी को फर्स्ट टाइम यूज किया था। तो अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो लिटरली आई वाज अमेज्ड अमेज्ड कि हम उससे कुछ भी बात करते हैं, वो रिस्पॉन्स कर रहा है, बट बिहाइंड द हुड क्या हो रहा था, इतनी डेप्थ नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उस वक्त ये नया नया आया था, तो लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे, इसके बारे में सीख रहे थे, ठीक है। तो आफ्टर दैट, उसके कुछ टाइम बाद लोगों ने, कंपनीज ने क्या किया, कंपनीज ने कहा कि व्हाई नॉट टू इम्प्लीमेंट दैट एआई इन अवर बिजनेस, इन द टर्म ऑफ, अगर हम बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट की, डॉक्यूमेंट एनालिसिस की, अगर हम बात करते हैं कि इंटरनल नॉलेज की, ठीक है, तो डेफिनेटली जीपीटी सब यूज कर रहे थे। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम अपीयर होता था, एंड द प्रॉब्लम इज दैट, मसला ये था कि जो बड़े मॉडल्स हैं, जिस तरह चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, इनकी मैं बार बार बात करता हूँ, इवन फ्रॉम द पास्ट भी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो उनके पास क्या था, उनके पास एक टाइम तक का डाटा था, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ कि चैट जीपीटी 2022 में लॉन्च हुआ, आप उसे यूज कर रहे थे, तो डेफिनेटली इट इज ट्रेंड ऑन द प्रीवियस डाटा, 2022 तक का उसके पास डाटा था, ठीक है। मतलब क्या कि एआई ने जो कुछ भी सीखना था, न्यूज से सीखना था, विकीपीडिया से, जो भी कॉर्पस थे, ओपन क्रॉल था, जिन जिन पे ये ट्रेंड हुए हैं, ठीक है, बट वो एक स्पेसिफिक टाइम तक था, एक स्पेसिफिक डेट तक था, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहाँ पे रेज होता था कि चैट जीपीटी के पास जो डाटा था, वो उसके पास एक एक एक्सटर्नल सोर्सेज थे, जो ऑल ओवर द इंटरनेट अवेलेबल थे, वो आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ, ठीक है, मैं भी उसे यूज कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। अब बट इश्यू ये था कि जो कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग इसको थोड़ा सा डेप्थ में, क्योंकि सब बैकग्राउंड माइट भी कुछ स्टूडेंट्स हों इनका पता हो, बट टू बी सबको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो, तब मैं इसका थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अब कंपनीज के जो इंटरनल डाटा था, फॉर एग्जांपल डीजी टेक की मैं बात करता हूँ। अब डीजी टेक में कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए, लास्ट जो बूट कैंप था, उनके नोट्स, उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो चैट जीपीटी के पास नहीं है। जो आपने मीटिंग्स में कल भी ये बात कर रहे थे कि मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, मीटिंग के नोट्स, ठीक है, ये एआई ने देखे ही नहीं थे, ठीक है। तो देन आप लोग बात करते हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के इसहाक इज माशाल्लाह डूइंग अ जॉब, वो कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो नया नया आया, वो अब चैट जीपीटी से पूछता है कि भाई आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, इसकी ओवर टाइम की क्या पॉलिसीज हैं। तो यहाँ पर इशू रेज होता है कि उसके पास डाटा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एआई क्या करेगा, अभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया, पहली चीज तो वो बता देगा कि आई डोंट नो, आई डोंट हैव द नॉलेज रिलेटेड टू दिस क्यूरी या क्वेश्चन जो आपने प्रॉम्प्ट की, ठीक है। फिर देन उसके बाद एक बहुत डेंजरस का काम आता है, दैट इज कॉल्ड द हेसुलिनेशन। जो मॉडल होता है हमारा, उसे पता कुछ नहीं होता, वो कॉन्फिडेंसली ना ठीक जवाब देने की कोशिश करता है, ठीक है, कोई भी आपको झूठी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो दिस वाज द प्रॉब्लम कि इसे हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग कट ऑफ, कि जब तक मेरा मॉडल ट्रेन था, जहां तक मेरे मॉडल ने सीख चुका था, जो जो उसे, आई नो, अब अगर आप बात करें इन 2026, वो वेब सर्च से जाता है, अगर वो डाटा कहीं ना कहीं वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वो मॉडल आपको रिट्राइव करके देता है, बट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था, ट्रेनिंग कट ऑफ उसे कहते हैं, कि जहां तक उसने मॉडल ने सीखना था वो सीख लिया, ठीक है, अब मैंने कोई इश्यूज ही बता दिए। तो अब फॉर एग्जाम्पल वही आपका एआई, आपका एआई असिस्टेंट चैटबॉट बना हुआ फॉर द कस्टमर सपोर्ट, तो डेफिनेटली अब उसे नहीं पता कि
मेरे पास इस कंपनी की उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज LLM डोंट हैव द राइट डाटा जहां से वो आंसर करे। ठीक है। अब 2 मिनट दीजिएगा, अजान हो रही है बस। ओके, मैं अजान का वेट कर रहा था, खत्म हो गई। ओके, तो आपको प्रॉब्लम समझ आ गया, बट अब बात करते हैं कि स्केल ऑफ द प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम था कितना बड़ा। कि चैट जीपीटी के पास इंफॉर्मेशन थी, इन मॉडल के पास इंफॉर्मेशन थी, पर इंफॉर्मेशन वो थी कि जो उनको ट्रेनिंग में सिखाया गया था। ठीक है, जो डाटा जिस पे ये ट्रेंड हुए थे। लेट्स सपोज मैं से कहता हूँ मुझे कोड दे दो, वो कोड लिख कर दे देता है। मैं से कहता हूँ कि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दो, वो इंफॉर्मेशन दे देता है। तो अब मसला स्केल की बात करते हैं कि बड़ा इशू क्या था। अब आप, अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, अब जितने भी कंपनीज हैं, ये जो भी एआई को अपने वर्क फ्लोज में इंटीग्रेट कर रहे हैं, अब आप लोगों ने देखा होगा कि वो क्लाउड पे जाते हैं, ऐप कनेक्ट हो जाती है, नोशन, स्लैक, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आप लोग कनेक्शन करते हो, एप्स कनेक्ट करते हैं अपने इंटरनल सोर्सेज के लिए। ठीक है। तो डेफिनेटली कंपनीज आर स्टार्ट थिंकिंग कि हमें से अपने अपने चैट बोट्स में, कस्टमर सपोर्ट्स में, अपने इंटरनल नॉलेज के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब लेट्स सपोज मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। लेट्स सपोज एक हॉस्पिटल है। ठीक है। अब उस हॉस्पिटल में क्या होता है, डॉक्टर्स के पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स की प्रिस्क्रिप्शन हैं कि मेडिसिन कब लेते हैं, क्या लेते हैं, सब डेटा है। तो अब कोई एक आप एआई असिस्टेंट ऐप बना रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, वो डॉक्टर्स यूज कर सकें, ताकि उन्हें पता चल सके कि मेरे कल पेशेंट्स कौन से थे, उनका पूरे हफ्ते का क्या था। या फॉर एग्जाम्पल 6 महीने से उसके पास डॉक्टर पेशेंट आ रहा है, तो उसके पेशेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उनको एक पढ़े। ठीक है। अब वो इन्फॉर्मेशन अगर वो चैट जीपीटी से पूछता है, तो चैट जीपीटी को उसके उसके पेशेंट्स के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन। ठीक है। लॉ फर्म की बात कर लेते हैं। मैं काफी टाइम से इसके बारे में भी सोच रहा हूँ, और मतलब काइंड ऑफ मैं इस पे थोड़ा स्टडी भी कर रहा हूँ कि लॉ फर्म्स जो होते हैं वहां पे इसका यूज के हिसाब देखें। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक लॉ फर्म है, ठीक है, उनके थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं। ठीक है। उनके केसेस की फाइल्स हैं। ठीक है। प्रीवियस जजमेंट्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की बात करता हूँ, अब लास्ट लेक्चर में आपको कुछ हद तक चीजें याद रही होंगी, अगर आप रिकॉल करें तो कुछ चीजें आपके माइंड में होंगी। तब जो एक एक एडवोकेट है, ठीक है, अब उसके पास, उसने हजारों के केसेस पढ़ने हैं पुराने, या उसकी प्रीवियस जजमेंट्स देखनी है, उसने उसको सोर्स करना है, क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रेलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट है। ठीक है। अब वो जो चैट जीपीटी है वो उस पर बिल्कुल ब्लाइंड है उन डॉक्यूमेंट्स के लिए। वाई? बिकॉज उस पर वो ट्रेंड ही नहीं हुआ। ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट द अनदर एग्जांपल। सॉफ्टवेयर की कंपनी है, ठीक है, उसके उसका कोड बेस, चैट जीपीटी वो कोड देगा, बट वो उनका जो कोड बेस था उसके बारे में से कुछ नहीं पता। इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कोई भी, किसी भी सॉफ्टवेयर, उसमें किसी भी कंपनी में कोई डिसीजन होता है तो उसके डिसीजन नोट्स बनते हैं, या बग हिस्ट्री थी कि ये वाला इशू हमें आया था, हमने किस तरह से रिजॉल्व किया था। अब तो जाहिर सी बात है, एआई इज टू मच एडवांस, वो सोल्यूशन आपको बता सकता है। बट
फॉर द स्पेसिफिक केस, एआई को नहीं पता। तो दिस वाज द प्रॉब्लम, दैट not for the one company or two, it was a problem for the every company or every company that want to integrate their AI in their workflows, ठीक है। So अब definitely we need to move towards the solution, कि प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई हो गया, प्रॉब्लम का स्केल पता चल गया कि इशू क्या था, देन देयर कम अ सोल्यूशन। आप लोगों को पता है कि आपका मॉडल है, मॉडल पे आप क्या करते हो, डाटा पे ट्रेन करते हो, ठीक है। अब डाटा पे जब ट्रेन होता है तो वो उससे जवाब देता है। देन अगर आप बात करें सोल्यूशन की, तो वी हैव अ सोल्यूशन ऑफ फाइन ट्यूनिंग। हम फाइन ट्यूनिंग में क्या करते हैं कि बेस मॉडल लेते हैं, ठीक है, जिस तरह वो लामा है या कोई भी लोकल मॉडल है, लामा का मॉडल है मेटा के। अब आप क्या करते हैं कि उसको फाइन ट्यून कर लेते हैं, ठीक है, जब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है कि डेफिनेटली फाइन ट्यूनिंग में अब आपने क्या किया, आपने वो 1000 केसेस जो थे, प्रीवियस जो जजमेंट थी, वो आपने फाइन ट्यून कर दी, ठीक है। अब हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद अगेन वो केसेस फिर इकट्ठे हो गए। तो उस सिनेरियो में क्या होगा? यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट्स? आपको समझ आ रही है? कोई किसी का क्वेश्चन तो नहीं है यहां तक? एनीवन? ओके। तो अब क्या था कि बार बार आप फाइन ट्यून से नहीं कर सकते, फाइन ट्यूनिंग के लिए आपको जीपीयूज की जरूरत होती है, आपको सिस्टम्स चाहिए होते हैं, आपको टाइम चाहिए होता है, और डेफिनेटली आपको एक अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। ओके। तो दिस सोल्यूशन इज नॉट सस्टेनेबल ना, सोल्यूशन तो है बट एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। अब फिर आप क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने भी आपके बात की कि अभी आप चैट जीपीटी को, ठीक है, अपने सारा का सारा डॉक्यूमेंट उठा के दे देते, ठीक है। अब मैंने आपके सामने पूछा कि डिजिटेक की वर्क पॉलिसी क्या है, तो मैं क्या करता हूँ कि डिजिटेक के जितने भी ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं सारे उठा के दे देता हूँ, ठीक है, चैट जीपीटी को। तो फिर इश्यू आ सकता है कि उसका एक तो मॉडल का कॉन्टेक्स्ट साइज नहीं हो सकता, शायद वो उतने कॉन्टेक्स्ट ना ले सके, और आपने पीछे इश्यूज पड़े कि लेंथी डॉक्यूमेंट होगा तो वो कॉन्टेक्स्ट भूल जाएगा, या आप कितना डॉक्यूमेंट चैट जीपीटी को दे सकते हैं। आपने आप एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, क्लाउड को आप 8-10 डॉक्यूमेंट्स दें तो क्या होता है कि उसकी लिमिट रीच हो जाती है, तो यू कॉन्ट वेट। तो डेफिनेटली मेन इश्यू क्या आता है कि वो डॉक्यूमेंट्स को उतना इक्वली अटेंशन भी नहीं दे रहा होता, बिकॉज के वो कॉन्टेक्स्ट ही भूल जाता है। तो हेयर्स कम द सोल्यूशन, कि हम लोग क्या करें कि हम लोग वो सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बजाय, चैट जीपीटी को, मॉडल को फाइन ट्यून करने के बजाय, क्यों ना एआई को कुछ ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करें वो एग्जैक्ट उसी चीज पर जाए। लेट्स थिंक ऑफ अ लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी में क्या होता है, आप लाइब्रेरी में एंटर होते हैं, माशाल्लाह यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल, आप एक्सपीरियंस करते हो क्या होता है। लाइब्रेरी में आप एंटर होते हो, आप रेंडमली कहीं नहीं जाते। आपको अगर कोई मैथमेटिक्स की बुक चाहिए, आप मैथमेटिक्स के सेक्शन में जाते हो, ठीक है। बट अगर आप लाइब्रेरी के बाहर ही खड़े होकर ढूंढते रहो कि बुक कहाँ पर होगी, ठीक है, जस्ट इमेजिन। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम एआई को एक डाटा देने के बजाय सारा का सारा, हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा आइडिया है कि उसे वो रेलेवेंट डाटा दो, ठीक है। मतलब कि कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे तो उस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट से वो डाटा ढूंढे, पूरे नॉलेज बेस में से। तो हेयर्स कम द सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड द रैग। रैग में हम क्या करते हैं कि हम अपने एलएलएम को एक डाटा सोर्स दे देते हैं, ठीक है, ताकि जब भी एलएलएम से यूजर कोई क्यूरी करेगा तो दैट वुड बी रिट्राइव फ्रॉम द इंटरनल डाटा सोर्स, ठीक है। वो क्या होगा कि रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ढूंढेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम आगे इसको और डिस्कस करते हैं डिटेल से। तो वाई बीइंग एन एआई इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या एज अ, तो मैं बात कर रहा था कि वाई यू गाइस लर्न ये चीज ना, रैग सिस्टम्स। अब फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या इंजीनियर है, या एआई को सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, जो भी जॉब लिस्टिंग होती है वहां पे कॉमनली आप लोग देख रहे होते हो रैग सिस्टम्स,
ठीक है। तो नो वन वुड हायर मी एज वेल कि अगर मुझे सिर्फ चैट जीपीटी यूज करना आता है। ठीक है, एआई तो सब कुछ यूज कर रहे हैं, बट उस एआई को यूज करके हम किस तरह से सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से एआई असिस्टेंट एप्लीकेशंस बना रहे हैं, किस तरह से उसको इंटरनल नॉलेज से कनेक्ट कर रहे हैं। तो लिंक्डइन पर भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आप लोगों ने माइट बी यू गाइस हर्ड कि वेक्टर डेटाबेस, ठीक है, रैग सिस्टम्स, इनके बारे में काफी जॉब डिस्क्रिप्शन में चीजें लिखी होती हैं। ठीक है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या अपने लिए कोई किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसे आप चाहते हैं कि उसका रैग फाउंडेशन और उस पर आप एप्लीकेशन बनाए, तो दिस इज द थिंग जो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है। कस्टमर बॉट्स हैं, चैट बॉट्स हैं, जिस तरह से अब हम लोग एक चैट बॉट बना रहे थे, ऑटोमेशन का कर रहे थे काम, तो उसमें उसमें डेफिनेटली ये रैग सिस्टम यूज हुए हैं, वो कॉन्टेक्स्ट लेटर ऑन इसको डिस्कस करते हैं। तो कस्टमर सपोर्ट की बात कर रहा था। ठीक है, अब रैग क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी भी एक लीगल फर्म के लिए एक बना दिया एआई असिस्टेंट। अब वो क्या करेगा कि उनके डॉक्यूमेंट से मुझे एग्जैक्ट डाटा रिट्राइव करके देगा। क्यों? क्योंकि मैंने अब एलएलएम के साथ, एआई के साथ उसे एक डेटाबेस कनेक्ट कर दिया, एक डाटा सोर्स कनेक्ट कर दिया, कि अब जब भी एलएलएम के पास ये वाला सिनेरियो आएगा कि क्या वर्क पॉलिसी है डिजिटेक की, तो वो मुझे कोई भी रैंडम आंसर नहीं करेगा। ठीक है, इट वॉन्ट रिप्लाई के मुझे इसका नहीं पता। वो क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट से एग्जैक्ट वो चीजें ढूंढेगा। ठीक है। तो आप कोई सर्चिंग टेक्निक्स हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो अब अब रैग की जब आप हम बात करते हैं, तो रैग में क्या होता है, यूजर कोई भी उसे क्यूरी करता है, वो उन चंक में से आपको डाटा रिट्राइव करके देता है। ठीक है। तो लेट्स सपोज एग्जांपल है, अम, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा जब एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पे आपके पास ओपन बुक्स एग्जाम्स होते हैं, जिस तरह से आप लोगों ने कोविड के टाइम में किया। ठीक है, कि ओपन बुक पेपर होता था। अब आप क्या करते थे कि जब आपका इस तरह का कोई एग्जाम होता था ना, यू 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 गाइस नो के चैप्टर 5 में पेज नंबर इस पे ये वाला टॉपिक है। ठीक है, आप पूरी बुक नहीं देखते थे, आप क्या देखते थे, एग्जैक्ट उसी जगह पर इंफॉर्मेशन देखते थे। तो आज के इंशाल्लाह हम यही सीखने जा रहे हैं कि रैग सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, रैग सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं, रैग सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो जो मैंने आपको सारी एक स्टोरी बिल्ड की, तो दैट इज कॉल्ड रैग, जिसे हम कहते हैं रिट्रीवल एगमेंटेड जनरेशन। ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, अपने एआई को एक एक पूरा का पूरा क्या दे देते हैं, एक डाटा सोर्स दे देते हैं। तो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? ओके। जी, माइक किसी ने अनम्यूट किया प्लीज। जी हेलो, जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम अदनान जी। सर, ये जो हम रैक में हम इंटरनली डाटा देते हैं हम मॉडल्स को, तो जी ये जी, हमारा डाटा प्राइवेट रहता है कि पब्लिकल भी ये मॉडल इसे यूज़ कर सकता है? बिल्कुल। तो अब इधर एक और प्रॉब्लम है कि आपने भी, जब मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी को आप सारा का सारा पीडीएफ उठा के दे रहे हैं, ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी की थी, वो आप इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते थे। ठीक है। तो अब अगर आप उसे किसी, अब आप अगर, सॉरी मैं मैसेज पढ़ रहा था चैट में। अब क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे डाटा प्राइवेसी का इशू भी आता है। अगर आपका डाटा प्राइवेट है, आप नहीं चाहते कि वो हम किसी किसी ओपन सो इन इन इन, इन सॉरी इन मॉडल्स को दें। अब फॉर एग्जांपल आपने चैट जीपीटी को कोई मॉडल, सॉरी इस मॉडल को आपने कोई डाटा उठा के दे दिया पीडीएफ अपनी कंपनी का, तो डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन उसके पास है कि आपको, यू गाइस नो कि वो इन्फॉर्मेशन अपने पास, उनसे भी मॉडल रीट्रेन कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली हम इनको आगे इसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह, वो चीजें आ रही हैं। ओके। तो हेयर्स कम हमारा आज का जो एजेंडा है अबाउट द टॉपिक। ओके, व्हाट इज फाइन ट्यूनिंग? फाइन ट्यूनिंग मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो भी आपका मॉडल था, जिस पे वो ट्रेंड हुआ, वो था डाटा पे, उस डाटा
फिर उसने, हमने लास्ट क्लासेस में भी देखा कि वो किस तरह से अटेंशन मैकेनिज्म काम कर रहा होता है, वो किस तरह से डाटा से सीख रहा होता है, ठीक है। तो फाइन ट्यूनिंग में क्या करते हैं कि कुछ पार्ट हम अपने डाटा का ट्रेन कर रहे होते हैं, हम क्या कहते हैं कि अब उस मॉडल ने क्या किया हुआ है, उसने मॉडल ने सीखा हुआ है कि किस तरह से वोकैबुलरी है, किस तरह से लिखना है, किस तरह से सिंटैक्स, ईच एंड एवरीथिंग, बट उसके पास डाटा नहीं है। तो फाइन ट्यूनिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली फाइन ट्यूनिंग में हम उसे फाइन ट्यून कर रहे होते हैं अपने डाटा पे, ठीक है। तो हम, इनकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं, क्यू लोरा लोरा, मतलब हम उसकी तरफ अभी नहीं चलते, ठीक है। ओके, तो आज हम, today's agenda for the topic is कि what are the embeddings, ठीक है। why one should understand embeddings before the RAG system, ठीक है। तो अभी ये लिखा हुआ है कि from the raw data document to answer your AI can actually find। अब आप लोगों ने, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह ये स्पेसिफिकली टास्क हमें से ट्रेन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आप आपने देखा कि रॉ डॉक्यूमेंट से टू आंसर योर योर एआई कैन एक्चुअली फाइंड, ठीक है। अब लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ लिया था कि किस तरह से एआई से बात करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े, देखा कि ट्रांसफॉर्मर क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह वो विल डिस्कस कि एलएलएम किस तरह से वो राइट इंफॉर्मेशन दे के आपको रिप्लाई आंसर करेगा, ठीक है। तो व्हाट आर द एम्बेडिंग्स, एम्बेडिंग्स क्या होती हैं। अगर मैं बता दूं कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था कि टोकनाइजेशंस होते हैं, उनकी एम्बेडिंग्स बनती हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में टेक्स्ट कन्वर्ट होता था। फिर एम्बेडिंग मॉडल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। देन चंकिंग स्ट्रैटेजीज, कि किस तरह से हम अपने मॉडल्स की एम्बेडिंग्स बनाते हैं, सॉरी अपने डॉक्यूमेंट्स की एम्बेडिंग्स बनाते हैं, एम्बेडिंग्स के बाद कौन से मॉडल्स यूज करके वो एम्बेडिंग्स बनाते हैं। व्हाट आर द चंकिंग स्ट्रैटेजीज, किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को चंक्स बनते हैं। देन वेक्टर स्टोर्स, क्या वेक्टर स्टोर डेटाबेसेस कौन कौन से हैं जो उन उन वेक्टर्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। देन द रैग पाइपलाइन, कि किस तरह से आपका डॉक्यूमेंट लोड होता है, उसके चंक्स चंक्स बनते हैं, वो इम्बेड होता है, और इम्बेड होने के बाद स्टोर होने के बाद किस तरह से जब आप क्यूरी करते हैं तो रिट्राइव होता है। देन हेयर्स कम कोसाइन डॉट प्रोडक्ट्स और एमएमआर, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सही है। तो अब वाई रैग, ठीक है, विदाउट रैग आपको ये नजर आ रहा होगा, मैं एनोटेट अगर कर सकता हूँ तो, ओके ओके। तो ये लिखा हुआ है व्हाट इज रैग, ठीक है। तो आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है, और मैंने आपको बहुत डिटेल से कॉन्टेक्स्ट भी दिया कि जब रैग नहीं है, ठीक है, तो यूजर क्यूरी कर रहा है, एलएलएम की जो ट्रेनिंग कट ऑफ थी उसने वहां से इंफॉर्मेशन दे दिया, कोई भी आउटडेटेड इंफॉर्मेशन दे दिया, कोई भी फैब्रिकेटेड उसने आंसर कर दिया। बट व्हेन एलएलएम इज विद योर डाटा, तो यूजर ने क्यूरी की, उसने डाटा रिट्राइव किया, और आंसर जो क्या था, ग्राउंडेड था, ठीक है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा जब भी आप गूगल से, सॉरी, क्लॉड से सर्च, वेब सर्च कर रहे होते हैं, तो आपके साथ साइटेशंस भी देते हैं कि कहाँ से मैंने डाटा उठाया, ठीक है। तो विदाउट रैग क्यों फेल होता है कि वो नॉलेज फ्रोजन था कट ऑफ, ट्रेनिंग कट ऑफ में, कि उसके पास डाटा ही नहीं था, और वो आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकता, हेसल्यूनेट करता है जब उसे वो चीज़ अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, कोई सोर्स नहीं होती, कोई साइटेशन नहीं होती। और विद रैग क्या कर रहा होता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट से डाटा टाइप लेकर आ रहा होता है, वो सोर्स दे रहा होता है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अब डॉक्यूमेंट्स चेंज होते थे, तो फाइन ट्यूनिंग में आप वो बार बार ट्यून नहीं कर सकते, ठीक है, चीपर है और फास्टर है देन द फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। तो रैग सिस्टम में क्या था कि गिव एलएलएम द राइट कॉन्टेक्स्ट एट द क्यूरी टाइम, नो ट्रेनिंग, ठीक। आपको रीट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो अप टिल नाउ, सो आई कैन प्रोसीड फर्दर। जी, किसी का कोई सर क्वेश्चन मेरा हो। एक क्वेश्चन है। जी 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 साहब, प्लीज। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये रैक जो है, एक काइंड ऑफ हम इसको डेटाबेस कहेंगे कि इसके पास सारा डेटा मौजूद है। एलएलएम जब भी क्वेरी करेगा मैं एलएलएम से, तो वो वहां से डेटा उठा के हमें देगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली अच्छा, मतलब ये एक डेटाबेस है। बिल्कुल। हम अभी जब अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, लेट जी मी, मैं स्लाइड से मूव नहीं कर रहा, सॉरी, ओके। ये देखें, अभी मैंने आपको बताया ना, इनकी बैडिंग्स बनती हैं, आपका टर्न टेक्स्ट जो हम्म। होता है बेसिकली होता है आपका टेक्स्ट है, ठीक है।
वो कन्वर्ट हो रहा ठीक है। होता है फिर आपका वेक्टर्स में, उनके वो वेक्टर स्टोर होते हैं डेटाबेसेस में। तो अच्छा अच्छा, तो ये इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल कि जैसे कि आ, हमें बार बार फाइन ट्यूनिंग नहीं करनी पड़ेगी, हमें बस बिल्कुल अपने डेटाबेस को अपडेट करना पड़ेगा तो वो एलएलएम उससे कांटेक्ट करेगा। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ओके। तो अ, मैंने आपको बता दिया प्रॉब्लम, सिनेरियो आपको समझा दिया। फॉर एग्जांपल यू वर्क एट अ कंपनी, ठीक है, उसकी एवरी पॉलिसी प्रोसीजर, तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल उनके पॉलिसीज के 2000 पेजेस हैं, स्लैक के मैसेजेस हैं, पीडीएफ्स हैं, तो वही एग्जांपल कि व्हाट इज अवर रिमोट वर्क पॉलिसी फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। अब एक बंदा बाहर जाना चाहता है तो एलएलएम 2024 तक ट्रेन था, 23 तक था, उस तो उसने वो डॉक्यूमेंट्स देखे ही नहीं है। ठीक है। तो सोल्यूशन क्या, कि गिव एलएलएम द राइट डॉक्यूमेंट चंक एट एवरी टाइम, एंड दिस इज कॉल्ड द रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ठीक है। हम आप इसको डिटेल से पढ़ते हैं, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। ओके। तो अब हम बात करते हैं इसकी फाउंडेशंस की, कि व्हाट आर एम्बेडिंग्स एंड व्हाट आर द एम्बेडिंग मॉडल्स। ठीक है। लेट्स सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आवाज आ रही है मेरी आपको? ओके। तो ये जो स्लाइड है आपको नजर आ रहा है, फाउंडेशन, एम्बेडिंग और एम्बेडिंग मॉडल्स। ठीक है। तो अब आप लोगों ने पढ़ लिया कि यू गाइस अंडरस्टैंड कि रैग्स क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या था, और हमें उसके सोल्यूशन की तरफ क्यों जाना है। ठीक है। तो नाउ वी विल ट्राई टू बिल्ड सम फाउंडेशंस। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एम्बेडिंग और एम्बॉडिंग, एम्बेडिंग मॉडल्स। ठीक है। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं अगर बात करूं आपके इस लेक्चर की। ठीक है। तो एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, कि आप जस्ट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट किसी भी, क्या कहते हैं ना, आपके टेक्स्ट को। ठीक है। स्लाइड्स, ओके। तो एम्बेडिंग्स क्या हैं? एम्बेडिंग आर सिंपली द लिस्ट ऑफ नंबर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी पीस ऑफ टेक्स्ट को। ठीक है। अब आपको नजर आ रहा होगा टेक्स्ट है। ठीक है। अब अभी स्पेसिफिकली हम टेक्स्ट की बात करें। ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है कि लेट मी, ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि आई लव कैट्स। ठीक है। ये आपको आगे कुछ इसका वेक्टर नजर आ रहा है, सो ऑन। क्या हो रहा है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि ये आई के लिए इसने ये कुछ नंबर दिया, लव के लिए ये दिया, कैट्स के लिए ये दिया, एंड सो ऑन, आगे कोई भी सेंटेंसेस हैं। आई अडोर किटन्स। अब देख रहे हैं कि इसका भी सिमिलर नजर आ रहा है। तो बेसिकली एम्बेडिंग्स क्या होती हैं आपकी, कि एम्बेडिंग्स क्या करते हैं कि आपकी जो कोई भी टेक्स्ट होता है उसे लिस्ट ऑफ नंबर्स में उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है। अब स्टॉक मार्केट क्रैश हुई तो क्या हुआ, उसने -0.5, तो सो ऑन। क्या करती है कि हम एम्बेडिंग में बेसिकली क्या करते हैं कि अपने टेक्स्ट को लिस्ट ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो अब क्या था कि देखिए, ये आपको ग्रीन नजर आ रहा होगा कि ये आप कोई भी सेंटेंस पढ़ेगा ना, आई लव कैट्स, आई डोंट, तो उसके माइंड में आएगा कि दीज आर द सिमिलर मीनिंग। ठीक है। अच्छा, मैं आपके साथ एक ये सॉरी, मैं इसे जरा रिमूव कर लूं। ये नजर आ रही है आपको कोई एक वेब इंटरफेस? यस, ओके, गुड, ठीक है। ओके। अब देखें, मैंने इसको थोड़ा सा विजुअली किया था डिजाइन। एक 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 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं जरा आपको थोड़ा सा और, मैंने एक डिजाइन किया था आपके लिए, मैं ढूंढता हूँ अगर मुझे मिलती है तो। अ, नहीं, ओके, वो मुझे वो भी मिल नहीं रही कहीं, मैंने उसे डिजाइन तो किया था। तो बेसिकली एम्बेडिंग में क्या कर रहे होते हैं हम, एम्बेडिंग में बेसिकली उसकी कन्वर्जन कर रहे होते हैं किसी भी टेक्स्ट की। ठीक है।
ताकि वो जब भी टेक्स्ट आए तो वो न्यूमेरिकली स्टोर्ड हो, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम एम्बेडिंग की बात करते हैं तो एम्बेडिंग में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हमारा जो भी टेक्स्ट होता है, ठीक है, उससे हम लोग उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं किसी भी न्यूमेरिकल में, ठीक है। हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, उस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इन नंबर्स, सो कंप्यूटर्स को, उन मॉडल्स को वो समझ आ सके, ठीक है। अब अब होता क्या है कि काइंड ऑफ जो भी सिमिलर मीनिंग्स होते हैं वो उनके सिमिलर वेक्टर्स बनते हैं, ठीक है। डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं उनके, डिफरेंट भी वेक्टर्स होते हैं। अब लेट्स सपोज, अब एक एनालॉजी के थिंक ऑफ इट्स अ मैप ना। ओके, क्वेश्चन है डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब आप देखें कि ये टेक्स्ट था आई लव कैट्स ना, तो उसकी इसकी वैल्यू क्या बनी, एम्बेडिंग जब हमने कन्वर्ट किया ना नंबर में, तो 0.21, और नीचे जो है आई आई 0.2, तो काइंड ऑफ वो एक सिमिलर ही है। वर्ड्स, ये जो दोनों टेक्स्ट हैं वो दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। इसकी तरफ अब आते हैं, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी, मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं आपकी तरफ, ठीक है। तो क्या है कि अब एक एग्जांपल देखते हैं ना, कि ये दोनों का, एक तो आई लव कैट्स, आई अडोर किटन्स, दोनों का काइंड ऑफ मतलब वो ही बनता है, ठीक है, सिमिलर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि फ्राइडे इज ऑफ फॉर एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ऑल द एम्प्लॉयज आर हैव ऑफ, या मतलब वो फ्राइडे को रिमोट वर्क कर सकते हैं, और रिमोट वर्क जो सब है वो फ्राइडे को करेंगे। तो काइंड ऑफ टेक्स्ट चेंज है, जिस तरह से आप लिखते हैं इंग्लिश कोई भी लिखते हैं तो उनका मतलब सेम होता है, बट क्या होता है, वो राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, बट मीनिंग क्या होता है उनका सेम होता है। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी आता है कि हम बात करते हैं इसकी वर्ड सर्चेस पे, ठीक है। ओके, तो अब फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ किसी भी मैप की, ठीक है। तो मैप पे क्या होता है, उसकी लोकेशन होती है, ठीक है, और सिमिलर सेंटेंस। ओके, मैं इसको स्किप करता हूँ, इसकी तरफ आता हूँ। यहां तक एम्बेडिंग की समझ आई है कि नहीं आई, किसी को समझ, मुझे इतना बता दें ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं। सर एक क्वेश्चन है। सर हमारे पास एम्बेडिंग के अंदर ये जो कन्वर्जन हो रही होती है, ये पाइथन की किसी लाइब्रेरी से कर रहे होते हैं जैसे नमपाई वगैरह से? बिल्कुल, ये इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एम्बेडिंग मॉडल्स, ठीक है। क्यों, वो मैं भी आपको बताता हूँ। देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, मैं जरा थोड़ा सा और डिटेल से बताता हूँ, मैम सना जरा इस पे फोकस कीजिएगा। देखें, अब है, सॉरी, आई लव कैट्स, ठीक है, आई अडोर कैट्स। अब ये क्या थे, ये जो आई लव कैट्स और अडोर किटन्स हैं, इनमें देखिए आप लोग, क्या आपको नजर आ रहा है, ये ग्रीन सा नजर आ रहा है, क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कोसाइन सिमिलैरिटी का ना, मैथमेटिक्स का, उसकी तरफ में भी मैं जरा डेप्थ में नहीं जा रहा, कि आपके लिए कंफ्यूजन होगी। बट अगर हम देखें कि आई लव कैट्स और स्टॉक मार्केट क्रैश, तो कोई इनकी रेलेवेंसी बनती है या कोई सिमिलर है? दे आर नॉट सिमिलर। तो इसी वजह से हम जब ये रैग सिस्टम में यूज कर रहे होते हैं इनको, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि जो मिलते जुलते वर्ड्स हैं, ताकि वो रिट्राइवल हमारा आसान हो, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम हाई डायमेंशनल स्पेसेस की। आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़े होंगे, 2D, 3D। किसी को है आइडिया वेक्टर्स का? जी, एनीवन? यस सर। यस ओके, सर। आई एम सॉरी, मैंने ना एक बनाया थे और फाइल अब मुझे मिल नहीं रही। ओके, तो वेक्टर्स में क्या होता है, कोई बता सकता है? सर 2D वेक्टर्स में हमारे पास टू डायमेंशंस होंगी एक्स और वाई की, 3D में तीन होंगी एक्स वाई जेड, इसी तरीके से मल्टीपल आगे चलती जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं बात करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी कर देता हूँ उसकी। देखिए, मैं अगर बात करता हूँ कि मेरे पास एक एक्स है, एक वाई है, ठीक है, उसके कोई ऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, कोई वैल्यू हो सकती है x1, 2, इसी तरह 3D XYZ होगा। तो इसी तरह से हमारे पास इन 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 एम्बेडिंग मॉडल्स में ये यूज हो रही होती है वेक्टर, इनकी हाई डायमेंशनल स्पेसेस। अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, दो नंबर्स एक्स वाई,
ठीक है। अब 3D मॉडल होगा तो उसमें क्या होंगे, 3 होंगे, एक्स होगा, वाई होगा और जेड होगा। अब लेट्स सपोज आपके पास ये बढ़ के एन डी हो गए, ठीक है, अन डायमेंशन हैं। तो अन डायमेंशन इट कैन बी सो ऑन, मतलब एक हो सकता 10 20 30 40 50, ठीक है। बट जिस तरह से वो 1D के लिए 2D के लिए काम कर रहा होता है, इसी तरह 3D के लिए, इसी तरह भी वो एन डायमेंशन के लिए मैथमेटिक्स काम कर रहा होता है, ठीक है। बट उसको जरा विजुलाइजेशन करना पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो वाई सो मैनी डायमेंशंस। अब आपके पास टॉपिक्स है स्पोर्ट्स का, फाइनेंस का, मेडिसिन का, उसकी क्या टोन होगी, उसने किस तरह से चीज़ों को प्रोसेस करना है, उनका रिलेशनशिप। तो जब डायमेंशन ज्यादा होंगी तो क्या होगा, वो उसको नुआंस को जरा बेहतर कैप्चर कर सकेगा, ठीक है। अब आप लोग ना इसमें कुछ भी आप लोग नहीं कर रहे होते, मतलब आप लोगों ने ये नहीं कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल इनको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, या इनके कोई ये ये जिस तरह एग्जांपल थी कि आई, अब आपको ये नंबर कहाँ से आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कैट्स था, तो कैट्स का किसने इसे असाइन किया 0.44, स्टॉक्स का ये किसने असाइन किया, ये हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, डायमेंशंस रिपीट कर दें। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी दो टू वेक्टर स्पेसेस हैं, ठीक है, तो वहां पे दो पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की, जब इन्हें वेक्टर्स में करते हैं हमारे पास टेक्स्ट बहुत ज्यादा होता है, हमारे पास डायमेंशंस बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह भी स्पोर्ट्स है, फाइनेंस है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसकी टोन देखनी होती है हमने, उनके रिलेशनशिप एंटिटीज बढ़ जाती है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली हो रहा क्या होता है, जब भी मैंने बताया कि आपके पास कोई भी वर्ड्स थे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ दो वर्ड्स थे, ठीक है, कैट और स्टॉक। तो बेसिकली क्या कर रहा होता है, जो सिमिलैरिटी देख रहा होता है ना, इसे कहाँ से पता चल रहा होता है कि ये वर्ड एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इसका कोसाइन सिमिलैरिटी का। आप लोगों ने जिन्होंने एनएलपी माइट भी पढ़ी है उन्होंने वो किया हो, बट इसको हम आगे विजुअली भी देखते हैं। जस्ट मुझे थोड़ा सा लेक्चर जरा इसको आगे मैं कर लूँ, पढ़ा लूँ, ठीक है। ओके, तो अब एम्बेडिंग मॉडल्स की बात करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द टर्म्स ऑफ एम्बेडिंग समझने के लिए, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, लेट्स सपोज, अच्छा ये जो आपको नजर आ रही हैं लास्ट स्लाइड पे ना, ये लिखा हुआ है 1536 डायमेंशन, इट्स डिपेंड अपॉन कौन सी आप एम्बेडिंग मॉडल्स यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब एम्बेडिंग मॉडल्स में क्या होता है ना, मैं जिस तरह भी एग्जांपल लूँ ना, कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी टेक्स्ट था, उसका टोकन बना, उसको टोकन आईडी असाइन हुई, तो जो ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर था, तो होता क्या है कि हमारे पास ना डायमेंशंस डिपेंड करती हैं, ठीक है, डिपेंड अपॉन कौन सा मॉडल है, एम्बेडिंग मॉडल्स कौन सा यूज कर रहा है। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से मॉडल्स एम्बेडिंग्स के ऐड किए ताकि आप लोगों को चीजें समझ आ सके, ठीक है। अब ओपन एआई का एक टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल है, इस तरह से सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर है, एक सर्वर पर है और एक लोकल है। अब ये हमारे पास इनकी डायमेंशंस क्या हैं, 153, लोकल मॉडल की डायमेंशंस क्या है, 384। अब इस तरह से कुछ मॉडल्स हैं, जिस तरह गूगल का है टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल है, उसकी 768 डायमेंशंस हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट द ओपन एआई का एक और है मॉडल, उसका नाम मुझे भूल गया है, कुछ थ्री करके, लार्ज, हाँ मेरे ख्याल में लार्ज ही है इसका ना, उसकी एम्बेडिंग हमारे पास 3072 हैं। इट्स सो ऑन, डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है। तो मैंने ऐड किए बेसिक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब देखें, ये जो एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि आपके टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इन 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 नंबर्स में, ठीक है। क्यों नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, अब लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब आप लोगों का टेक्स्ट था 5000 पेजेस का, जिसमें आपकी कंपनी की पॉलिसीज हैं, आपके कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो क्या हुआ, उसमें जो भी सारा टेक्स्ट था ना, वो टेक्स्ट, अब आपको पता है कि इन दो वर्ड्स का सिमिलर मीनिंग है, ये चीज यहां पर है, इस टेक्स्ट का ये मतलब है। मैं एग्जांपल देता हूँ ना, मैंने को बुक की एग्जांपल दी आपको। जब मैंने बुक की एग्जांपल दी तो क्या था, बुक में आपके सेवरल चैप्टर्स थे, वो टॉपिक कहाँ पर था, वो स्पेसिफिक एग्जांपल कहाँ पर थी, वो आपने तो जल्दी से बुक ओपन की, उस पर पहुंच गए, ऐसा ही है। बट फॉर द मॉडल, उसे बताने के लिए कि भाई मेरे पास ये दो वर्ड्स हैं, ये तीन वर्ड्स हैं, ये मेरे पास एक कंप्लीट पीडीएफ है, फॉर दैट
मुझे वो इंफॉर्मेशन दो, निकाल कर दो। हमने पढ़ा रैग में यही होता है कि हम उसे एलएलएम को अपना डाटा देते हैं। वो डाटा तो उसे दे दिया, बट वो डाटा किस तरह, उसे किस तरह से पता चलेगा कि इसहाक ने, मुनीब ने मुझसे पूछा है मेरे रिमोट वर्क पॉलिसी का। ठीक है, वो पीडीएफ में तो है, मैं वहां पे डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा, बट फॉर द मॉडल कि वो एग्जैक्ट डाटा लेकर आए, तो दिस इज द स्टेप जहां पे हम अपने टेक्स्ट की क्या कर रहे होते हैं, एम्बेडिंग्स बना रहे होते हैं। ठीक है। अब अब यहां पर बात आती है कि होता क्या है कि हमारे पास होते हैं एम्बेडिंग मॉडल। जिस तरह से आप लोगों ने देखा ना, आप लोगों ने पढ़ा कि चैट जीपीटी, एआई, ओ सॉरी जेमिनाई, क्लॉड, जितने भी मॉडल्स हैं, इनके जो बेस मॉडल थे ट्रांसफॉर्मर्स, उन्होंने क्या, उसमें क्या था कि उसने बहुत सारे डाटा पे वो ट्रेंड हुआ। ठीक है, वो बहुत सारे डाटा पे क्या हुआ, ट्रेंड हुआ। बहुत से सारे डाटा उसने जब ट्रेनिंग में सीखा, तो उसे पता चल गया कि मेरे पास जो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट किस तरह से है। ठीक है, उस टेक्स्ट में काइंड ऑफ वो ग्रामर किस तरह से है, उसका सिंटैक्स किस तरह से है, उसके लिखने का तरीका क्या है, वो किस तरह से चीजें अंडरस्टैंड करता है। तो बेसिकली क्या होता था आपके इस पूरी सिनेरियो को मैं अगर आपको समझाऊं, तो क्या होता है आपके, जब वर्ड्स होते हैं उनके टोकन्स बनते हैं। टोकन्स के बाद क्या होता है कि उनको कोई भी रैंडम नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह से आप लोगों ने डीप लर्निंग में बैक प्रोपेगेशन का पढ़ा था, कि उसे कोई भी रैंडम वेट्स दे दिए जाते हैं, वो फिर उसे लर्न करता है, उसे इम्प्रूव करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ही कंसेप्ट आता था अटेंशन मैकेनिज्म का, कि वो हर वर्ड दूसरे वर्ड पे क्या हो रहा था, वो अटेंशन दे रहा था। ठीक है, फिर ट्रेनिंग में कुछ मिस्टेक्स हुई, तो मतलब ये बिलियंस ऑफ राउंड्स हुए, जहाँ के बाद उसे पता चला कि इस इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप बात करेंगे कि सर काइंड ऑफ अगर कोई अननोन वर्ड आ गया, तो अननोन वर्ड आ गया, तो अननोन वर्ड के सिनेरियो में क्या होता है कि उसके लिए वो वर्ड अननोन है, बट वो जब सब वर्ड्स में ब्रेक होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ उधर मशीन है, लेट्स सपोज कि इट्स अननोन वर्ड, बट अब उसे पता है कि जब इसे मैंने सब वर्ड्स में कनेक्ट कन्वर्ट करना है, तो वो कैप्चर करता है उसके कॉन्टेक्स्ट को, उस कॉन्टेक्स्ट को कह रहा हूँ, उसके इंटेंशन जब वो दे रहा होता है, उसे पता चल रहा होता है कि ये कितना रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी अगर अननोन टेक्स्ट आता है, तो वो सब वर्ड में उसे हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो अब हर हर का क्या बनता है, एक स्पेसिफिक वेक्टर बन जाता है। अब तो अप्रोक्सीमेटली इसी तरह से ये इनके एम्बेडिंग मॉडल्स के पीछे ये चीजें काम करती होती हैं। ठीक है, तो वो अब उसने सीख लिया है ट्रेनिंग में। ठीक है, तो इसी तरह ये जो ओपन एआई का एक एम्बेडिंग मॉडल है, ओपन एआई टेक्स्ट एम्बेडिंग 3, ये आप लोग एक्चुअली में यूज कर रहे हैं तो रैक सिस्टम में। अब इसकी डायमेंशंस कितनी थी, इसकी कॉस्ट कितनी थी, इसकी क्वालिटी क्या है, डेफिनेटली यूज फॉर द हाई प्रोडक्शन, रन ऑन ओपन एआई क्लाउड, बेस्ट फॉर द क्वालिटी एंड इंटरनेट। ठीक है, और जिस तरह बात करते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर की, आप लोग लोकली रन कर सकते हैं। लेट मी शो यू। ठीक है, अब इसी तरह से जिस तरह आप लोग लोकल मॉडल्स देखते हैं, उसी तरह से ये आपके पास एक सेंटेंस ट्रांसफार्मर ऐसे आप लोकली यूज कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन की, बजट की, तो हम डेफिनेटली अच्छे मॉडल्स की तरफ जा रहे होते हैं, बट अगर हम बात करते हैं प्राइवेसी की, लोकल डेवलपमेंट, कोई भी प्रोटोटाइप बना रहे हैं, इसको एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, तो वो प्रेफर के यूज करें इनको, सेंटेंस ट्रांसफार्मर। ओके, अच्छा, भी मैंने यही बात की ना कि आप लोग एम्बेडिंग्स में उसे नहीं बता रहे होते कि हमारा ये टैक्स है। तो होता क्या है, आपका रॉ टैक्स आया, इसे भी जरा इसी स्लाइड पे फोकस कीजिएगा। आपका रॉ टैक्स आया, रॉ टैक्स के बाद उसके टोकन्स बने, ट्रांसफॉर्मर में जो भी हिडन स्टेट थी वो हुई। पूलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। पूलिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि इन सब वेक्टर्स की ना वो एक एवरेज लेता है। ठीक है, नॉर्मलाइज हुई, उनकी बैंडिंग्स बनी, तो आपके जो थे ये सारे क्या बन गए, वेक्टर्स बन गए। ठीक है, इस सब चीजों को मैं आपको विजुअली भी दिखाता हूँ। अच्छा, तो ईच चेक ऑफ अ टैक्स, अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ ना, ये ईच है। ठीक है, तो इट कैन बी अ चंक, या फॉर एग्जाम्पल ये जितना भी टैक्स आपको नजर आ रहा है स्लाइड्स पे, ये माइट भी किसी किसी डॉक्यूमेंट का पार्ट है, तो उसका मैंने एक सेपरेट चंक बना लिया। ठीक है,
ये मैसेज आया हुआ है। यस, एम्बेडिंग की पाइपलाइन। तो इस इनके जो स्लाइड्स, इनका जो मैथमेटिक्स है बैकग्राउंड पे, वो मैंने आपके लिए विजुअली बनाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वहां पे हम इसको और डेप्थ में जाके डिस्कस कर लेते हैं। जरा थोड़ा सा मुझे टाइम दें। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा पहले, कि हमारे पास क्या था, एम्बेडिंग्स क्या थी, ठीक है, कि हम लोग एम्बेडिंग में अपने टेक्स्ट को न्यूमेरिक नंबर्स में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ मॉडल्स का पढ़ा। अब मॉडल्स में आपको मैंने बताया कि आप लोग कुछ भी मॉडल्स को शुरू से ट्रेन नहीं कर रहे होते अपने एम्बेडिंग्स के लिए, उसे नहीं बता रहे होते कि भाई ये इसका मतलब, इसकी ये है, टेक्स्ट का मीनिंग है। वो प्री ट्रेंड होते हैं ऑलरेडी, मतलब वो इन इन ओपन एआई और जो मैंने आपको बताया सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, इन्होंने सब चीज़ों को सीखा हुआ है, ठीक है। अब अपना सिर्फ डाटा देते हैं और वो उनको आपको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो स्लाइड क्यों नहीं आगे हो रही, ओके। अब फेज टू में हम देखते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, चंकिंग क्या होती है और वेक्टर स्टोर क्या है। मेरी कोशिश ये है कि आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए, ताकि कल प्रैक्टिकल भी हो, और अभी हम जो थोड़ा सा विजुअली देखेंगे आपको कंटेंट सारा बताओ कि हमने एटलीस्ट पढ़ा क्या। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ना, आपने एक डॉक्यूमेंट की एम्बेडिंग बनानी थी, उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट करना था। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक 5,000 डॉक्यूमेंट्स का पेज है। तो फिर वही इश्यू आएगा काइंड ऑफ के, जब जिस तरह आप चैट जीपीटी को देते थे 5,000 का डॉक्यूमेंट, तो वो बीच में कॉन्टेक्स्ट भूल जाता था। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम कभी भी रैग सिस्टम बनाते वक्त हम कभी भी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट उसको उसकी एम्बेडिंग नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि वो फिर माइट कॉन्टेक्स्ट लूज कर जाए, वो उस सर डॉक्यूमेंट के एग्जैक्ट। जी जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही। विंडो इशू होता है, आई थिंक। मुनीब, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर वेट सर, मुनीब, अगर आप चैट में लिख दो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अब क्लियर है? जी जी जी, क्लियर है, क्लियर है। सर अब क्लियर है? जी जी मुनीब, क्लियर है, आप प्लीज बोलें। यस सर। सर मैं कह रहा था कि यहाँ हम जो रीजन है कि एक साथ पूरी डॉक्यूमेंट का इशू है, कि हर एलएलएम के पास जो कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज होता है वो एक फिक्स होता है। मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा, वो डेटा हो सकता है। तो आई थिंक इस वजह से भी। बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly ऐसा ही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि तो इसलिए हम हम, उसकी चंक्स क्रिएट करते हैं। बिल्कुल हम उसके चंक्स क्रिएट करते हैं। चंक्स क्रिएट क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपको कोई नया टेक्स्ट एलएलएम जनरेट करके देगा, ठीक है, कोई भी नया टेक्स्ट जनरेट करके देगा, आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो उसके अटेंशन मैकेनिज्म पर वन टोकन प्रिडिक्ट करता है। आपने उसका वर्क फ्लो पढ़ लिया कि वो किस तरह से काम करता है। तो इसी तरह से भी, अब मेरे पास एक 5,000 वर्ड्स हैं, सॉरी 5,000 पेजेस का, 50 पेजेस का है। तो देखें, ये भी आपने वेक्टर्स देखे, ये जो वेक्टर्स है कितने बड़े ज्यादा वेक्टर्स हो जाएंगे, तो उसको सिमिलैरिटी वो माइट भी मिस कर जाए, जो हम चीज उससे उससे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कभी भी एक अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को एज अ होल उसका वेक्टर नहीं बनाते, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन लूज कर जाएगा, वो जो वेक्टर है वो कहीं गुम जाएगा, ठीक है। और आप नहीं बता सकते कि कहाँ से उसने आंसर करना है, उसकी कॉन्टेक्स्ट लिम्बो की विंडोज है। तो हम लोग इसकी सोल्यूशन की तरफ जब आते हैं, हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के चंक्स बना देते हैं। वी क्रिएट चंक स्मॉल पीसेस, ठीक है, और उन्हें फिर हम सेपरेटली क्या करते हैं, इम्बेड करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हर चंक अपना एक वेक्टर होगा, और वो वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होगा। और अब जब आप रिट्राइव करोगे तो उसे पता होगा कि उसने स्पेसिफिकली किन किन चंक्स में से देखना है डाटा, ठीक है। वो फिर रेलेवेंट चंक्स उठाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप रिट्राइवल कर रहे होते हो, रैक का कॉन्सेप्ट ये कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, वो आपका डाटा रिट्राइव करता है, उसे ऑगमेंट करता है और आपको टेक्स्ट जनरेट करके देता है, ठीक है। वो जब टेक्स्ट जनरेट करके देता है, वो टेक्स्ट रेंडम नहीं होता, वो उन डॉक्यूमेंट से ही होता है, एग्जैक्ट उन्हीं डॉक्यूमेंट से। और अगर हम उसका एक वेक्टर बना देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं उसको एक बहुत बड़ा सा वेक्टर बना देता हूँ पूरे का पूरे डॉक्यूमेंट का, तो माइट भी उसके लिए वो वेक्टर गुम जाए, ठीक। तो अब मैं देखें, 50 पेजेस का लीगल डॉक्यूमेंट था, तो चंक एक में क्लॉज 1
1 to 5 500 टोकन बन गए, 500 टोकन बन गए एंड सो ऑन। तो ईच चंक का मैंने क्या बना दिया कि एम्बेडिंग वेक्टर बना दिया, ठीक है। देन अब देयर आर द फ्यू काइंड ऑफ चंकिंग स्ट्रेटजीज है हमारे पास, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिक्स साइज बना देते हैं, ठीक है, कि हम जितने भी थे। अच्छा यहाँ पर एक और चीज, अब लेट्स सपोज ये आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, फिक्स टेक्स्ट स्प्लिट एवरी एंड टोकन विद 500 विद ओवरलैप 50, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सारा का सारा टेक्स्ट था। तो मैंने क्या किया, मैं इसको जरा नोटेट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ये एक चंक बना दिया, ठीक है। अब दूसरा चंक ये बन गया, ठीक है, और तीसरा चंक ये बन गया, ठीक है। फॉरगेट अबाउट इसको, ये रिकर्सिव स्प्लिटर, ये जो टेक्स्ट है इसको आप भूल जाएं फिलहाल। तो ये मेरे पास एक चंक था, ठीक है, ये दूसरा चंक था, ये तीसरा चंक था, कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट था उसमें मैंने जब चंक्स बनाए तो माइट भी कुछ इंफॉर्मेशन मुझसे मिस हो जाए। तो यहां पर ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ओवरलैप का। ओवरलैप में क्या करते हैं कि एक मिनट रुक जाए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका विजुअली कंसेप्ट। एक मिनट दीजिएगा मुझे। जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। ओके, ये आप नजर, ओ सॉरी, मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। ओके, ये आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, ठीक है। ये दोनों, ये जरा ज्यादा बेहतर है। ये नजर आ रहा है, ये सारा का सारा टेक्स्ट ना पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। एक एक इसी तरह जिस तरह आपने ट्रांसफार्मर को विजुअली देखा था, उसी तरह से विजुअली देखने का कॉन्सेप्ट है। तो अब क्या हुआ कि अब देख रहे हैं एक टेक्स्ट, सारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और उसको वो किस में डिवाइड कर रहा है, इन चंक्स। तो मैं अगर इसका चंक साइज बढ़ाता हूँ, मैं लिखता हूँ 100। तो आपको नजर आ रहा है कि व्हाट इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, इनके क्या बनते जा रहे हैं, चंक्स बनते जा रहे हैं। और ये जो ओवरलैप साइज है, ओवरलैप साइज का क्या मतलब था, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ ओवरलैप से 0। तो क्या बन गया ये, इनके एक मिनट, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल था, वो शायद उसका चंक वहां पर ही एक स्प्लिट हो जाए ना, वो उसको इसको आखिर शायद ए यहाँ तक बचे, LA तक ना, ठीक है। तो वो सारा का सारा चंक मिस हो जाए, तो इसीलिए हम यूज करते हैं इसका कॉन्सेप्ट ओवरलैप का, कि कुछ टेक्स्ट जो है वो ओवरलैप भी करो, ताकि वो जो पिछली प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी वो उसके ओके, मैं जूम कर रहा हूँ, किसी को नजर नहीं आ रहा। तो ओवरलैपिंग का क्या काम होता है कि जो हम जब चंक्स बना रहे होते हैं, कुछ चंक्स प्रीवियस टेक्स्ट के साथ ओवरलैप भी करें, ठीक है। हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल यहां तक मैंने एक चंक बना दिया, ठीक है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग, ओ तक चंक बन गया। अब वो उसने ओ पढ़ा, उसने पूरा कंप्लीट नहीं देखा कि ऑप्टिमाइजिंग भी था। तो इसीलिए हम क्या कर रहे होते हैं, इनका टेक्स्ट ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको उधर से दिखाता हूँ, चंक साइज एंड ओवरलैप, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि दोनों क्या है, चंक साइज के द मिनिमम लेंथ जो टेक्स्ट वो से उसकी चंक्स बना रहे हो, और द अमाउंट ऑफ टेक्स्ट जो रिपीट हो रहा है दोनों कंसेक्टिव चंक्स में, ठीक है। क्यों वो टेक्स्ट रिपीट हो रहा है, ताकि वो उसे पता चले कि प्रीवियस टेक्स्ट भी कुछ था, कुछ इंफॉर्मेशन मिस ना हो, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर कुछ कुछ टेक्निक्स होती हैं चंकिंग की। दैट इज द फिक्स चंक्स, हम बता देते हैं कि अभी हमने एग्जांपल से भी देखा कि इसी तरह से ये भी एक चंक्स है, इसकी हम स्ट्रेटजीज भी यहाँ से देखते हैं। तो हमने क्या किया कि हमें पता चल गया कि चंक साइज क्या होता है और ओवरलैप क्या होता है, ठीक है। तो चंक साइज की 3 स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें हम फिक्स साइज हम सिंपली प्रोटोटाइप्स के लिए यूज करते हैं। हम बता देते हैं कि अब ये चंक्स है, स्प्लिट कर दो, ठीक है। तो अब
रिक्रूसिव स्प्लिटर क्या होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो हर हर पैराग्राफ को पहले सेंटेंस में कन्वर्ट करता है, सेंटेंस को वर्ड्स में, वर्ड्स को फिर आगे कैरेक्टर में, जो उसका नेचुरल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो मोस्टली यूज होते हैं हमारे पास प्रोडक्शन में। दीज आर द चंकिंग स्ट्रेटजीज, नथिंग एल्स। और फिर एक और हमारे पास होते हैं सिमेंटिक चंकिंग स्ट्रेटजी। वो क्या कर रही होती है, वो जरा एक एडवांस है। ठीक है, ये जो फिक्स साइज है दैट इज अ कॉमन, हम लोगों ने बस बता दिया, उसने कन्वर्ट कर दिया। बट अगर हम रिक्रूसिव स्प्लिटर की बात करते हैं तो क्या होता है, वो हमारे जो चंक साइज होते हैं पैराग्राफ से सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस से वर्ड्स में, वर्ड्स में कैरेक्टर्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और इनमें सीमेंटिंग में वो क्या कर रहा होता है, वो जब स्प्लिट कर रहा होता है तो वो उनको उनके मीनिंग की बेसिस पे उनको स्प्लिट कर रहा होता है, जो मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अभी हम इसको इन तीनों चीजों को जरा एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर बता दिया चंक साइज में रख दिया लेट्स सपोज 500। ठीक है, अब क्या हुआ, जरा आपको आसान नजर आ रही है स्क्रीन ना। तो अब क्या हुआ कि ये सारा टेक्स्ट था, अब उसने टेक्स्ट के चंक्स बना दी। ये आपको एक चंक नजर आ रहा, दैट इज अदर चंक, ये एक अदर चंक है। ठीक है, अब अगर मैं इधर ओवरलाइड बढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ 50, तो वो क्या हो रहा है कि जो प्रीवियस चंक था अब उसका कुछ पार्ट जो हो रहा है वो ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, अब ये था करेक्ट स्प्लिटर। अब मैं रिक्रूसिव की बात करता हूँ, तो रिक्रूसिव करेक्ट स्प्लिटर में हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको भी बताया, एक्सप्लेन किया कि हम लोग उसको टेक्स्ट को पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स को सेंटेंस में, वर्ड्स में हम इस तरह से स्प्लिट कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से चंक साइज बढ़ाता हूँ, कम करता हूँ, अब देखें। अब नजर आ रहा है आपको। अब उसने क्या किया, मैंने चंक साइज बढ़ा दिया, तो उसने एक एक पैराग्राफ को पहले सेंटेंसेस में, उनको वर्ड्स को, उनको करेक्टर है। अब चंक साइज बिल्कुल जीरो हो गया तो क्या हो गया, एक इसका, इसका चंक बन गया, इसका चंक बन गया, सबका चंक से अलग बन गया। ठीक है, इसी तरह से ये फिक्स्ड में था और हमने इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया, उसके चंक्स बिल्कुल फिक्स हो गए हैं। ठीक है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, नथिंग एल्स। अब अगर हम बात करते हैं इसकी रिक्यूसिव की, तो चंक साइज यहाँ पे हम कम करते जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 कर देते हैं। ठीक है, 100 हो गए। ठीक है, तो आई आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, उसके पास कम में चंक्स तो तब वो स्प्लिट नहीं कर रहा ना, ओवरलैप। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो किसी का अभी तक यहाँ पे? जी, एनी क्वेश्चंस? सर टेक्स्ट पार्सिंग में और चंकिंग में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम ही है? अच्छा, जब हम टेक्स्ट पार्सिंग कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं वो सारा का सारा टेक्स्ट उठा रहा हूँ। ठीक है, अब वो आप टेक्स्ट अपने पास उसको टेक्स्ट पार्स करके ना उसमें से इंफॉर्मेशन ले रहे हो। बट हम जब ये चंकिंग की बात करते हैं, तो चंकिंग में ना हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है कंप्लीट, उन कंप्लीट्स के हम चंक्स बना के ना उनके वेक्टर्स कन्वर्ट करने के लिए आगे स्टोर कर देते हैं वेक्टर डेटाबेस में। ओके, अच्छा, अब टाइम भी कम है। ओके, अब बात करते हैं ना कॉन्टेक्स्ट चंक साइज की और ओवरलैप की, क्यों ये मैटर क्यों करता है। ठीक है, मतलब हमने पढ़ तो लिया कि एक हमारे पास चंक साइज क्या होता है और ओवरलैप क्या होता है। इन चीजों की समझ आई आपको, ओवरलैप और उसकी चंक साइज की? कोई मुझे अगर रिपीट कर दे जल्दी से। इसाक समझ आई है मैंने क्या चीज एक्सप्लेन की? जरा आप अगर काइंडली इसको थोड़ा सा रिपीट कर दो, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस पे। जी मुझे समझता है चंक साइज जो आपने बताया है, जिसमें ओवरलैप वाली टेक्निक भी है कि आप पुरानी स्लाइड पे जाएंगे, बस जो आपने 3 टेक्निक्स बताई, जी जी जी। इसी में ये जो इसका पूछ रहे हैं आप चंकिंग का। चंक साइज और ओवरलैप का, ये जो हमने अभी विजुअली देखा भी था, ये चीज जो विजुअली देखी थी, मैंने आपको बताया था ना, ये ओवरलैप हमने रखा फॉर अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल। ये चीज़। जी 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 ठीक जी, है ठीक और है। ओवरलैप मैंने लिखा है तो फॉर एग्जाम्पल 50 करता हूँ मैं। इसमें तो ये ना कि जैसे आपने जो बताया, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एक पैराग्राफ है जो कि तकरीबन 10 लाइन का है। ठीक तो है, हमने उसको जो है ना वो डिवाइड कर लिया 2 से, मतलब 5-5 लाइन का एक पैराग्राफ बना दिया और उसको ठीक दो है, चंक में हमने स्टोर करवा दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है। और उसके बाद हमने ये किया कि ओवरलैपिंग का ये कि हमने
पहले पैराग्राफ जो हमने पहला चंक बनाया है उसमें से कुछ चीज़ें हमने छोड़ के दूसरे वाले में दे दी, ताकि उसको याद रहे कि ये मतलब जो चल रहा है बिल्कुल। ये पहले से। तो जो हमारे इससे पास हम जो है ना, फिर जब हम रिट्रीव करेंगे ना, तो वो पुरानी इन्फॉर्मेशन भी उसको पता होगी कि किस चीज़ से बात हो रही है। बिल्कुल आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि हमारे पास ओवरलैप में क्या होता है कि टेक्स्ट वो ना पीछे से फॉर एग्जाम्पल चंक बना, ठीक है, तो चंक वो बना यहाँ तक, ठीक है, कैन नॉट टी आ गया ना, ठीक है, एक चंक बन गया। अब उसे वो कुछ नहीं पता कि ये आगे क्या था, तो ये हिस्सा हमने उठा के ओवरलैप भी करवा दिया। ठीक है, जी। थैंक यू सो मच। ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं ना चंक साइज की और ओवरलैप की, क्यों मैटर कर रहा होता है। अब अगर चंक साइज और ये फॉर एग्जांपल ना कोई थोड़ा हमारे पास टेक्स्ट है, वेक्टर ये एम्बेडिंग्स है कम है, तो ठीक है, इट्स फाइन, वो इतना ओवरलैप का इशू नहीं आएगा। बट मीडियम है तो माइट भी बैलेंस्ड हो, बट जब लार्ज डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वहां पर हमारे पास वो कॉन्टेक्स्ट उसे चाहिए होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन डिपॉर्ट में बेसिकली ये यूज होते हैं चंक साइज टोकन्स का। तो जब वो टोकन्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, माइट भी कुछ इंफॉर्मेशन वो क्या हो स्लिप हो जाए। ठीक है, तो इसी वजह से स्मॉल के लिए तो ठीक है, डॉक्यूमेंट टोकन साइज कम है, माइट भी कुछ इंफॉर्मेशन ना मिस हो, और माइट भी यू सी के जब हमारे पास मीडियम साइज हो टोकन्स का तो बैलेंस्ड हो चीजें। बट जब बड़े डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, जब लार्ज टोकन साइज होता है, तो डेफिनेटली वहां पे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट भी बढ़ जाता है, और क्या होता है वो इसीलिए हम इनको यूज कर रहे होते हैं ओवरलैपिंग और सॉरी चंक्स की स्ट्रेटजीज को। ठीक, मतलब कि क्या साइज होना चाहिए इनका। ओके, तो अब बात करते हैं वेक्टर स्टोर्स की। आपने देखा कि किस तरह से वो उनकी बाइंडिंग्स वेक्टर्स बन रहे हैं, बट उसने अब कहीं स्टोर भी तो होना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ये स्लाइड्स में प्रीवियसली ये पढ़ा, ये मेरे पास वेक्टर्स थे, ये तो इनके एम्बेडिंग्स होगी, वेक्टर्स होके पास अब स्टोर कहाँ पे होना है। जब आप एलएलएम से बात करेंगे, एलएलएम से क्यूरी पूछेंगे कि व्हाट इज द रिमोट वर्क पॉलिसी फॉर द डिजीटेक, ठीक है, तो अब उसे पता है कि डिजीटेक की क्या वर्क पॉलिसी है, क्योंकि मैंने रैग सिस्टम्स को बता दिया है कि भाई ये इसकी वर्क पॉलिसी है, बट वो कहाँ से आपको रिट्राइव करके देगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वेक्टर डेटाबेसेस का। अच्छा, ये ग्राफ की बिल्कुल नेव नेव पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फाउंडेशन मोड रैग सिस्टम्स का ना, इसके आगे एजेंटिक रैग्स भी हैं, ग्राफ रैग भी, देयर आर द वेरियस टाइप। ठीक है, तो हम इसकी बड़ी एक बेसिक रैग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें क्या होता है, वेक्टर स्टोर्स होते हैं। कहाँ पर वो स्टोर होते हैं, वेक्टर डेटाबेसेस में। अब वेक्टर डेटाबेस क्या कर रहा होता है, काम दो काम कर रहा होता है। एक तो आपके एम्बेडिंग वेक्टर को स्टोर कर रहा होता है, और जब आप रिट्राइव कर रहे होते हैं, जब आप डाटा रिट्रीवल हो रहा होता है, तो वहां से वो नियरेस्ट वेक्टर्स को डाटा दे रहा होता है। ठीक है, तो कुछ हमारे पास वेक्टर डेटाबेसेस हैं, क्रोमा डीबी, पाइपकॉन, इनके आप लोगों ने नाम सुने होंगे, लोकली यूज हो रहे होते हैं, इन पे हम इतनी डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे। ठीक है, प्रोटोटाइप्स के लिए कौन सा यूज करते हैं, पाइनकॉन, लार्ज स्केल प्रोडक्शंस के लिए। तो इसको हम एक्सपीरियंस करेंगे जब लैब की कल क्लास में, तो वहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इन डेप्थ देख लेंगे कि किस तरह से वो यूज होता है। ठीक है, इनको हम किस तरह से यूज करते हैं, और कुछ इनके वेक्टर स्पेसेस के बारे, सॉरी वेक्टर डेटाबेसेस के बारे में कि मेटा ने बनाया, ओपन सोर्स है, कहाँ पर रन होते हैं, इनकी किस तरह से एपीआई कॉल्स हैं, क्या इनके टायर्स हैं, फ्री टायर है, क्या स्टोरेज देते हैं, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई इंकरेज यू कि आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट पेज है रैग पाइपलाइन की। अब रैग पाइपलाइन की ना मैं 6 स्टेप में एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट लोड होता है, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट रीड हो रहा होता है, ठीक है, पीडीएफ, वर्ड, एनी एनी डॉक्यूमेंट, वो उसके चंक्स बन रहे होते हैं, वो स्प्लिट हो रहा होता है। ये मैंने टोकन साइज फिक्स कर दिया है, डिपेंड अपॉन के दिस इज अ बाय डिफॉल्ट ना। ठीक है, देन उनकी बैंडिंग्स हो रही होती हैं, वो कन्वर्ट हो रहा होता है हर हर चंक एक वेक्टर में। वो फिर जो चंक्स बनते हैं, वेक्टर्स बनते हैं उन चंक्स के, वो आपके पास जाके स्टोर हो रहे होते हैं आपके डेटाबेसेस में, जिन्हें हम वेक्टर डेटाबेसेस कहते हैं, जो आपने ये प्रीवियस स्लाइड्स में अभी देखे भी। ठीक है, जिस तरह क्रोमाडीबी है, पाइनकॉन है, सबके अपने बेनिफिट्स और यूज केसेस हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, रिट्राइव हो रहा होता है वो जो
अच्छा, फिर क्या होता है कि जब आप यूजर क्यूरी करता है तो उनके क्यूरी के भी वेक्टर्स बनते हैं, वो स्टोर होते हैं यहाँ पर डेटाबेस में, और वहां से फिर आपको रिट्राइवर होता है। और जनरेशन का जो कंसेप्ट है कि सिस्टम प्रॉम्प्ट्स क्या थी, क्या चंक्स उसे मिले, क्या क्वेश्चन था, फिर उसके बाद यूजर जो होता है, सॉरी एलएलएम जो होता है, आपको आंसर कर रहा होता है। तो मैं इसको जरा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास रैक की पाइपलाइन में कुछ 6 बेसिक से स्टेप्स हैं। आपका डॉक्यूमेंट लोड होगा, डॉक्यूमेंट जो सारा का सारा लोड हुआ उसके चंक्स बने, चंक्स की एम्बेडिंग्स बनी, वो स्टोर हुई वेक्टर्स, वेक्टर स्टोर हुए वेक्टर डेटाबेस में। अब जब रिट्राइव होगा तो वो आपने जो यूजर ने क्यूरी की उनके वेक्टर्स बनेंगे, वो स्टोर होंगे, और जो नियरेस्ट होंगे, जो ये टॉप के नजर आ रहे हैं, हम लोगों ने उस दिन भी एक्सपीरियंस किया था प्रीवियसली ट्रांसफॉर्मर विजुअलाइजेशन में, कि टॉप के क्या होते हैं, कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, पांच ऑप्शन है, तो कौन से उसने टॉप्स रिट्राइव करने हैं, ठीक है। और जब जनरेट वो कर रहा होगा सिस्टम प्रॉम्प्ट, वो जो चंक्स उसे उस वेक्टर स्टोर में से मिले डेटाबेस में से जो सिमिलर थे, ठीक है, वो उसने टेक्स्ट जनरेट करके, क्वेश्चन जनरेट करके यूजर को क्यूरी करके बता दिया कि भाई साहब ये वर्क पॉलिसी है फॉर द डिजीटेक। तो स्टेप्स क्या होते हैं, हम जो 4 स्टेप्स हैं ये हम रन कर रहे होते हैं वंस, ठीक है, इंडेक्सिंग टाइम में। और जब ये दोनों स्टेप होते हैं ये रन हो रहे होते हैं रियल टाइम फॉर द एवरी क्यूरी। क्यों? क्योंकि इसहाक ने क्वेश्चन किया कि डिजिटेक की क्या वर्क पॉलिसी है, किसी और ने क्वेश्चन किया कि जीडी चेक के क्या पॉलिसीज हैं, ठीक है, फॉर द कोर्स एनरोलमेंट, या कोई भी क्वेश्चन जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में था। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं ये हमारे पास एक बार होते हैं, और ये जो 2 स्टेप्स हैं लास्ट वाले, दैट बी रन टाइम, हम लोग रिट्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है, यूजर का क्वेश्चन भी बैड होता है, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सिमिलर चंक्स ढूंढ के वो रिप्लाई करता है आपका एआई। आई होप दिस मेक सेंस। ओके। और बिल्कुल आप लोगों ने परेशान नहीं होना, कल इसकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो आप लोगों की लैब होगी, सरद शाम होंगे, तो वो आपको एक उसकी कंप्लीट लैब करवाएंगे, एक एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, और ये सारी स्ट्रेटजीज आपको पढ़ने को मिलेंगी। अब इनमें कुछ इश्यूज हैं वो आपके लेक्चर 3 में है, वो हम आगे देखते हैं। अच्छा, तो ये कुछ एक बेसिक सी पाइपलाइन है, ये कोई एग्जैक्ट कोड नहीं है, माइट भी इसमें कुछ मिस्टेक हो, दिस इज जस्ट फॉर अ कंसेप्चुअल ओवरव्यू, ताकि आपको पता चल जाए। पेजेस थे आपके, पेजेस लोड हुए, ये एग्जांपल मैंने दी हुई है कंपनी पॉलिसी, उसके चंक्स बने, ओवरलैप दिए, उनके वेक्टर स्टोर हुए, लूप लगा हुआ है कि उन सबको स्टोर कर दो, ठीक है। और जब यूजर क्यूरी करे तो ये जो स्टेप्स हैं ये आपके कंसेप्चुअल, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग एक कोड में बताए गए, ठीक है, जस्ट ये कंसेप्चुअल कोड, ठीक है। देन इट कम्स द सिमिलैरिटी मैट्रिक्स, फाइंडिंग द राइट चंक्स। अब आपने देख लिया कि लोड हो गए, चंक्स बन गए, एम्बेड हो गए, स्टोर हो गए। अब स्टोर होने तक तो आपको समझ आ गई, आई होप आपको सबको समझ आ गई होगी कि ये 4 स्टेप्स तो आपको पता है कि डॉक्यूमेंट लोड करना है, डॉक्यूमेंट लोड करने के बाद ये साइड पे किस तरह होगा, डॉक्यूमेंट लोड करने के बाद आपने क्या करना है, उसे स्टोर करना है, सॉरी चंक्स बनाने हैं, एम्बेडिंग करनी है, स्टोर करना है, बट वो जो रिट्रीवल है वो किस तरह से होगा, वो किस तरह से सिमिलर देखेगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है आपका कोसाइन सिमिलैरिटी का। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ जरा इस स्लाइड से। ओके, ये वैसे मैंने भी कुछ बनाया था आपके लिए विजुअली, एक टेक्स्ट रख के और उसका ग्राफ बढ़ाएं तो किस तरह से होता है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब देखते हैं कि ये कोसाइन सिमिलैरिटी क्या है। ये देख रहे हैं ये कोसाइन सिमिलैरिटी, कोसाइन सिमिलैरिटी बेसिकली क्या होती है कि वो मेजर कर रहा होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। एक हमारे पास एक यूज होता है, आप लोगों ने माइट भी इंटर में या कहीं अपने बैचलर्स लेवल में पढ़े होंगे वेक्टर स्पेसेस, तो वहां पे आपने या एनएलपी में आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक मैट्रिक्स है जो यूज कर रहा होता है हाउ टू सिमिलर आर वेक्टर्स आर रिगार्डलेस देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। कि अब देखें, अब मैं इधर से ना इसे इसका ये एंगल बढ़ा रहा हूँ, तो उसका उसका जो है, फॉर एग्जाम्पल इधर ए है, बी है, कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है कि 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब ये कोसाइन सिमिलैरिटी बेसिकली किस तरह यूज कर रहा होता है, ये डॉट प्रोडक्ट कर रहा होता है, ठीक है, ये दोनों चीजें कर रहा होता है, उसका एंगल मेजर कर रहा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर भी। अब देखें, अब जब कोसाइन सिमिलैरिटी का ये फार्मूला है कॉस थीटा, उसका ए बी का डॉट प्रोडक्ट और ये इनके वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। अब जब तो
ये इसकी वैल्यू आइडियल है, 1 है, दैट्स मीन वो आइडेंटिकल है, ठीक है, मतलब उनका मीनिंग बिल्कुल सेम है। जब वो थोड़ा सा बढ़ रहा है तो वो उस चंक के रेलिवेंट है। अब मैं जैसे ही इसे बढ़ा रहा हूँ तो आप लोग देख रहे हैं वो नेगेटिव हो रहा है। तो वहां पर ही जो आपने पहली स्लाइड में कॉन्सेप्ट देखा था, आई लव, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया था, एक वर्ड था आई लव किटन्स, एक था आई अडोर किटन्स, और ये जो एग्जांपल है, ठीक है, और स्टॉक मार्केट। तो इनका जब ये चंक से वो डाटा ढूंढ रहा होगा, तो वो किसी भी क्यूरी का जो जो ये नेगेटिव वाले हैं ना वो नहीं देगा। ये नेगेटिव वाले क्यों? कि दैट आर नॉट सिमिलर। जब उसकी आइडियल वैल्यू क्या है, 1 है, दैट आर आइडेंटिकल। सीरीओ के केस में इट कैन बी अनरिलेटेड, और जब माइनस में होगा तो दैट इज ऑपोजिट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, इसी तरह से आपकी चंकिंग स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। यहाँ से वो चंक कर रहा है, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बिगनर्स हैं। अच्छा, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट की समझ आई, ये जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज ये वाली जो आपकी सारी आपको मैंने समझाई, ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। आई आई ट्राइड कि मैं जरा थोड़ा सा इंटरेक्टिव आपके लिए कर सकूं, आपको थोड़ी सी समझ आ सके। तो इनको आप जब रिवाइज करेंगे थोड़ा सा तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। ओके, कोसाइन सिमिलरिटी रिवाइज अच्छा करवा। जी सर, जी जी मेरा एक सवाल है इसके हवाले से जी कि जी जी। जैसे जो आपने अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई, उसमें आपने दो मैट्रिसेस दिखाए, ए और बी, ठीक है। तो आपने मतलब दो चंक्स को कंपेयर किया है ना, और उसके बाद उसको डिसाइड किया है कि इसकी कोसाइन वैल्यू क्या आ रही है, सिमिलरिटी। तो बिल्कुल अगर जैसे मेरे डेटा, एक मेरा पीडीएफ है जिसके अंदर कोई 100 चंक्स है, तो क्या ये एन वैल्यूज तक जाएगा? बिल्कुल, मैं भी आपको बताता हूँ, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ओके। यहाँ पर देखें अभी, इसी तरह से ये बेसिकली कोसाइन सिमिलरिटी की बात हो रही थी फॉर द टू आपके ना, उनकी वो देख रहे हैं, ठीक है। बट जब आपने बताया कि हमारे पास अब बढ़ चुके हैं, वेक्टर स्पेसेस ज्यादा हो गए, तो डेफिनेटली वो कोसाइन सिमिलरिटी यूज हो रही थी। बट अभी आगे इसका कॉन्सेप्ट आ रही है मैक्सिमम माइग्रेनल रेलेवेंस ना। इसमें वो क्या करता है, वो वो ढूंढता तो है बट वो कुछ रिपीट कर देता है, सिमिलर मीनिंग्स वाले वो दोबारा ढूंढ लेगा। बेसिकली क्या कर रहा होता है, कोसाइन सिमिलरिटी है, वो सिमिलरिटी देख रहा होता है। तो इसी तरह से होता है आपकी कोसाइन सिमिलरिटी यहाँ पे यूज हो रही होती है। वो क्या कर रहा होता है कि उनको रिलेटेड कुछ चंक को ढूंढ रहे हो, तो डेफिनेटली वो जब आप रिट्राइवल कर रहे होते तो उसका डिस्टेंस मेजर कर रहा होता है, डिस्टेंस कह रहा हूँ, सिमिलैरिटी मेजर करके आपको दे रहा होता है। और जितने ज्यादा वेक्टर्स होते हैं वो उनकी सिमिलैरिटी मेजर करके ही आपको रिप्लाई कर चंक रिट्रीव करके देता है, ठीक है। तो ओके। अब आपने थ्रेशोल्ड खुद सेट करना होता है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई रेलिवेंट है नहीं रेलिवेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी पास वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी यूज होता है, बट जब वो सबके नॉर्मलाइज है वेक्टर्स, ठीक है। तो बेसिकली जो ओपन एआई है वो अपने एम्बेडिंग मॉडल में ये डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहा होता है, ठीक है। और ये फास्टर भी होता है उस रेलेवेंट टू द योर कोसाइन सिमिलैरिटी, ठीक है। ये देखें, ये फॉर्मूला है ना, इसमें अब जितने भी ये आपको इसाक, यू कैन सी कि ये ना फॉर द आई है ना, आई नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। जी। अब एक है, दो हैं, तीन है, चार हैं, पांच हैं, जितनी भी हैं वो उन सब कुछ इसी तरह इस फॉर्मूले के बेस पे ना यूज कर रहा होता है, ठीक है। ओके। डॉट प्रोडक्ट जो उसकी डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या कर रहा होता है, उसका एंगल मेजर कर रहा होता है, उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ के वो किस तरफ है। तो कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है फॉर द पीपल हु आर बिल्डिंग एआई एप्लीकेशन। तो आप कह सकते हैं कि इसको ऑन द ग्राउंड लेवल थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि है तो उसके सबके पीछे है ही मैथमेटिक्स, बट आई ट्राइड कि थोड़ा बहुत आपको मैं इसका ओवरव्यू करवा सकूं। मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूंगा, और इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी आप जब इसको थोड़ा सा आप खुद टाइम देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये मैक्सिमम मार्जिनल का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, रेलेवेंसी
अब प्योर सिमिलैरिटी में क्या था, मुझे कोई बता दे। और एक तो मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, अब मैं जब बात करता हूँ ना इसकी सिमिलैरिटी की, ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या था कि फॉर एग्जांपल आपके पास 5 चंक्स थे, ठीक है। कोई एक स्कूल की पॉलिसी थी, ठीक है, कोई स्कूल का डॉक्यूमेंट था। तो किसी ने पूछा कि यूनिफॉर्म की क्या पॉलिसीज है ना, क्या रूल्स हैं। तो कोई 10 तरह के अलग रूल्स आ गए। और वो जो रूल्स थे, अब आप देखते हैं यूनिवर्सिटीज की पॉलिसीज आप पढ़ते हैं जब भी आप एडमिशन ले रहे होते हैं, तो पॉलिसीज लिखी होती है, तो वो काइंड ऑफ ना कुछ चीजें रिपीट हो रही होती हैं, कुछ उसका वही इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पे भी मिल रही होती है, और उससे मिलती जुलती इंफॉर्मेशन आपको क्या मिल रही होती है कहीं और किसी और डॉक्यूमेंट में मिल रही होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अब क्या हुआ, कोसाइन सिमिलरिटी ने ना आपकी इसने चंक्स ने 3 रेलिमेंट निकाल दिए, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम मार्जिनल रेलेवेंस है ना, ये क्या कर रहा होता है, ये बेसिकली कर रहा होता है जब इसको चंक्स मिलते हैं ना, तो ये पहले उन चंक्स का भी अ, देखता है रेलेवेंस क्या है, क्या जो मेरे पास चंक्स रिट्राइव हुए हैं उस क्वेश्चन के, उसके रिलेटेड, क्या वो जो दोबारा मैं चंक्स उठा रहा हूँ क्या उससे मिलते जुलते तो नहीं है। अगर वो मिलते जुलते हैं तो उन्हें फिर वो स्किप कर देगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आप उसने ना 3 चंक्स ढूंढे, ठीक है, उसने 3 चंक ढूंढे। तो जब आप बात करते हैं इसकी पेज 10 की, पेज 20 की, पेज 21 की, मैं कहता हूँ 3 पेजेस हैं, ठीक है। तीनों पे क्या लिखा हुआ है, वही चीज बार बार लिखी हुई है। तो इसका एमएमआर का ना, मैक्सिमम मार्जिनल रेलेवेंसी का क्या आइडिया था, इसका सिंपल सा है कि जो ऑलरेडी चंक सिलेक्ट हो चुके हैं ना, और अगर उनसे कोई मिलता जुलता चंक मुझे मिल रहा है तो वो ना लो, ठीक है। समझ आइए मेरी बात, कि इसमें जब उसने चंक निकाले, तो अगर उसके पास एक चंक आ गया और उसी के मिलते जुलते पेज नंबर 10 पर इंफॉर्मेशन थी, तो वो रिट्राइव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल चंक 1 इसने निकाला, चंक 2 निकाला, चंक 3 निकाला, 5 चंक्स इसने निकाल दिए, ठीक है। अब 3 जगह पे क्या थे, वो चंक्स रिपीट हो रहे थे। तो वो क्या करेगा, उन रिपीट वालों को नहीं उठाएगा, जो उसके ज्यादा मिलता जुलता एक चंक होगा ना, उस क्यूरी के मुताबिक उसे वो उठा लेगा। तो उसका ये फार्मूला है, इसको आप देख सकते हैं, इसकी इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब सेम फैक्ट्स रिपीट अक्रॉस द चंक्स, यू वांट कवरेज ऑफ सब टॉपिक डूइंग रैग ओवर लॉर्ड बेसिस, ठीक। तो वो जब बात कर रहे हैं कि स्किप कर दें, क्या आप यूज करें, तो हाँ। ओके, थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। फिर कॉमन मिस्टेक्स क्या है, कि चंक साइज हम बहुत बड़ा रख देते हैं, हम कोई ओवरलैप नहीं रखते, बाउंड्री सेट नहीं करते कि भाई ये सेंटेंस ओवरलैप ना हो, ठीक है। रॉन्ग डिस्टेंस यूज कर रहे होते हैं, जिस तरह इंक्लूडिंग डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। ना डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं। फिर मिक्स्ड एम्बेडिंग मॉडल यूज कर रहे होते हैं, और टॉप के हाई ना, मतलब हम कहते हैं कि सिर्फ जो 3 चंक्स ही उठाए ना, टॉप के 10 चंक्स उठाए थे, 3 चॉइसेस, तो उधर से ही जवाब दे दो, ठीक है। और सॉरी, बहुत हाई रख देते हैं हम लोग, मतलब कहते हैं कि 50 चॉइसेस उठा दो, काइंड ऑफ। ओके, तो अगर मैं इसकी बात करूं, आप इंडेक्सिंग कर रहे होते हो, डॉक्यूमेंट्स होता है वो चंक्स में स्प्लिट होता है, उसका वेक्टर एम्बेडिंग बनता है, वो वेक्टर में सपोर्ट होता है। जब यूजर क्यूरी करता है, उसी एम्बेडिंग वेक्टर में से वो निकालता है, टॉप के सर्चेज उसे मिलती हैं, ठीक है। और एलएलएम वो क्या करते हैं, उन चंक्स को और उनको प्रॉम्प्ट का जो यूजर की क्यूरी होती है उसमें से आपको रिट्राइव करके देता है, ठीक है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, ऊपर स्लाइड्स में भी देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि कहाँ पर काम करता है, सिंपल है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए, स्मॉल नॉलेज बेसिस के लिए। बट मल्टी हॉप क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिस तरह रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कोई लॉजिकल रीजनिंग होती है जिसका आंसर कहीं रिलेट कर होता है रिलेशनशिप के टाइम पे, ठीक। तो ये वाले जो आगे जो इनमें इश्यूज हैं आपके बेसिक रैप में, वो हमारा जो वेडनेसडे का लेक्चर है इंशाल्लाह उसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने चीज़ें कवर की आज। और आप लोगों ने सिमिलर टेक्स्ट का पढ़ा, नंबर्स का पढ़ा, एम्बेडिंग्स का पढ़ा। तो इंशाल्लाह कल की जो लैब है, इन सब पाइपलाइंस को हम लोग एक रियल पीडीएफ से यूज़ करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि किस तरह से एक आपका चंक कॉर्पस जो है वो अपलोड होता है वेक्टर डाटाबेसेस में, किस तरह से टॉप चंक उठाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम देख रहे होंगे कि इन जो चंक का साइज है वो बढ़ा कर भी, जो सारी स्ट्रेटजी जो आज पढ़ी हैं वो हम इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। तो कल पाइथन आई होप आप सबके इंस्टॉल होगी। और
टाइम ख़त्म हो गया। तो आई ट्राइड माई बेस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट ऑफ द नॉलेज कि मैं अपने जितना मुझे चीज़ें आती हैं मैं आपको समझाऊँ। तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो, एक मेरा आप लोगों से सजेशन है और एक रिक्वेस्ट भी है कि जो कुछ पढ़ा है एटलीस्ट जो मैं डिलीवर कर सकूँ उसे आप लोग इधर रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको समझ आए। मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगी हैं इसका सारा कंटेंट तैयार करने में। और ये आपको जो मैंने अभी दिखाया सर काफ़ी। जी 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 प्लीज़। सर ये हम 17 पेज पे ना मके रैक और मके पढ़ रहे हैं। तो अभी अभी ज्वाइन किया तो 1 से लेकर 50 पेजेस तक आपने जो टॉपिक पढ़ाया है उनके मके मेन मेन चीजें बता देंगे ताकि वो समझ सके। चलें मैडम, इंशाल्लाह जो फ्राइडे की क्लास होती है वो हम वीक का रिवीजन रखते हैं, ठीक है। वो हमारी रिवीजन क्लास होती है, तो उसमें वो चीज़ें रिवाइज भी हम कर रहे होते हैं। तो आप लाजमी फ्राइडे को ज्वाइन कीजिएगा या बीच में की टाइम मिला तो इंशाल्लाह वो भी रिवाइज करवा देंगे ड्यूरिंग द लैब्स। किसी का कोई क्वेश्चन हो सर डीजी मेरा में। एक सवाल है मेरा। जी जी साथ। वो ये कि जो आपने रैक आज पूरा इसको पढ़ाया है, तो इसके हवाले से मुझे आप बताएं कि ये पूरा कवर हो गया है रैक, या इसमें और भी टाइप्स के रैक होते हैं कुछ सिस्टम्स? नहीं 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 नहीं, जस्ट टू शो यू स्लाइड्स। हम्म। मैं आपको बताता हूँ रैग की टाइप्स हैं। ग्राफ रैग है हमारे पास, अच्छा। एजेंटिक रैग है, बहुत सी चीजें, बट हम बेसिक बेसिक रैग पढ़ रहे हैं। ये जो आपकी स्लाइड है जी ना जी वेडनेसडे की स्लाइड नजर आ रही है, एडवांस रैग जी रिट्रीवल जी। एवोल्यूशन, इनमें ना कुछ इश्यूज भी आते हैं डाटा रिट्रीव अच्छा। करने में। तो ये आगे सारी कंटेंट है, हाइब्रिड सर्चेस क्या होती हैं, किस तरह से क्यूरी एक्सपेंशन क्या कॉन्सेप्ट्स है सारे, इंशाल्लाह री रैंकिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सारा कंटेंट रेडी है, किस तरह से ठीक है, रैग बस को मुझे रिलेट यही करते हैं। पूछना था कि आज हाँ का जो नहीं रैग नहीं है ना नहीं वो नहीं, बेसिक है या मतलब तो एडवांस है? बेसिक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आई ट्राइड के मैं ना जरा ये लैंग चेन लैंग जी ग्राफ जी। सारी लाइब्रेरी इंशाल्लाह कवर करेंगे। और सर लास्टली आई रियली अप्रिशिएटेड योर एफर्ट। आपने नहीं, इतनी मेहनत से बनाया ये सब। थैंक यू सो मच। आप लोग माशाल्लाह से आई रियली अप्रिशिएट आपका मुझसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आई ट्राइड कि मैं बेस्ट ऑफ नॉलेज एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये मैं इंशाल्लाह ये चीज़ें भी शेयर करता हूँ। इसे आप लोग ज़रा थोड़ा सा एक्सपीरियंस कीजिएगा, ये पाइपलाइन इसकी क्या है, चंक साइज क्या है, और आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें अच्छी समझ आएंगी, ठीक है। ये सॉरी ये तो मैंने मिस कर दिया। ये बेसिकली किस तरह से पूलिंग हो रही होती है, इनकी नॉर्मलाइज हो रहे होते हैं। तो इसे आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा और इंशाल्लाह ना लैब में फिर इसको हम कवर कर लेंगे जो चीज़ें रह गई आज। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज़ पूछ लें। और मेरे ख्याल में से अब हम वाइंड अप करते हैं, टाइम हो गया। 2-4 मिनट है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशंस हैं तो फील फ्री टू आस्क। देखिए ये कोई हार्ड रूल नहीं है, मतलब आप लोग बात नहीं करते ना तो आई रियली फील कि आप लोग कोई यहाँ पर उस तरह से आपका एग्जाम नहीं हो रहा, जस्ट हम लोग आपकी डिस्कशन से, आपके आंसर से, आपके क्वेश्चन से एक चीज सीख रहे हैं। तो आप लोग बात किया करें, अपना माइक अनम्यूट किया करें। आई आई हाईली इंकरेज यू गाइस। थैंक यू सो मच। जी मैम मानू प्लीज ओवर टू यू। जी सर, मीटिंग एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।